हरे कृष्णा। सो आज हम दूसरे सत्र पर है और महाभारत के। आज हम एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करेंगे। ये टॉपिक है इंडियन हिस्ट्री। इंडियन हिस्ट्री और दूसरा एक कनेक्टिंग टॉपिक होगा द कंट्रोवर्सी इन महाभारत रिगार्डिंग द बर्थ ऑफ व्यास। व्यासदेव जी के जन्म को लेकर कुछ लोग कंट्रोवर्सी उठाते हैं कि ये जो व्यक्ति है जिसने इतने शास्त्र लिखे, वेद पुराण लिखे हैं, तो ये व्यक्ति का जन्म ही नाजायज है, ऐसा कंट्रोवर्सी है। तो इनके जन्म को लेकर कई लोग कई सारी बातें करते हैं और वो ये कहते हैं कि अगर किसी व्यक्ति के माता पिता में ही इतने दोष है तो उस व्यक्ति की लिखी बातें सुनने का क्या अर्थ है। तो ये एक प्रश्न उठाया जाता है वेद व्यास जी के जन्म पर। तो आज हम संक्षिप्त में पहले तो हिस्ट्री का पार्ट लेंगे और संक्षिप्त में ये चर्चा करेंगे कि वाकई क्या ऐसा है कि व्यास जी का जो जन्म है वो इतना खराब है। क्या उनके माता पिता ने बहुत बड़ा पाप किया, गलत काम किया, और उस अवस्था में जब वो दोनों बहुत गलत कार्य में जुटे थे उस समय वेद व्यास जी का जन्म हुआ है। तो आजकल होता क्या है कि जैसे बाहर हम देखते बॉर्डर पर टेररिज्म का बहुत बोलबाला होता है। बहुत ज्यादा टेररिज्म वहां पर हमें दिखाई पड़ता है। तो वो जो टेररिज्म है वो बंदूकों के साथ होता है, हथियारों के साथ होता है, और वो शरीर का घात करता है। लेकिन दूसरा एक टेररिज्म है जिसको कहा जाता है इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। इंटेलेक्चुअल टेररिज्म में क्या होता है कि किसी भी व्यक्ति जिसके पास सही सही नॉलेज नहीं है, जिसके पास सही सही सपोर्ट सिस्टम नहीं है। जैसे अगर आप बाहर टेररिज्म में देखोगे तो कई सारे जो युवा है जिनको पैसे की जरूरत है, जो मन से इतने स्ट्रांग नहीं है, इमोशनली बड़े वीक है, समाज में उनका कोई सम्मान नहीं करता, उनको लगता है कोई उनसे प्रेम नहीं करता, ऐसे बच्चों को क्या किया जाता है, टारगेट करके फिर उन्हें एक अलग तरह की सोच दी जाती है और वो सोच के कारण फिर वो लोग जो कहेंगे वो काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो वैसे ही इंटेलेक्चुअल टेररिज्म में क्या होता है, इंटेलेक्चुअल टेररिज्म में विशेष करके युवाओं को, जो यूथ है, फिर वो किसी भी कंट्री का हो, वो युवाओं को क्या किया जाता है, एक अलग सोच दी जाती है। और वो सोच को जब वो व्यक्ति आसक्त हो जाता है, उसे अपना मान लेता है, फिर वो एक अलग तरीके से फंक्शन करता है। और जब वो एक अलग तरीके से फंक्शन करता है तो फिर उसके एक्टिविटीज से वे लोग फायदा उठाने की कोशिश करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि पहले जम्मू कश्मीर में बहुत पत्थरबाजी होती थी। जब जम्मू कश्मीर में पत्थरबाजी होती थी, अचानक क्या हुआ कि हम देखते हैं कि अचानक जब नोटबंदी आई तो नोटबंदी के कारण पैसे का सप्लाई बंद हो गया, सप्लाई बंद हो गया तो पत्थरबाजी बंद हो गई। लेकिन पत्थरबाजी करता कौन था? पत्थरबाजी वही के लोकल लड़के करते थे। कोई टेररिस्ट, कोई बच्चे जो है बॉर्डर क्रॉस करके आते थे और वहां पर हम देखते हैं कि उनको पैसे दिया जाता था और वो काम करवाते थे। तो उनको एक तरह की सोच दी गई है कि भारत जो है वो कश्मीर जो है भारत का हिस्सा नहीं है, वो पाकिस्तान का हिस्सा। तो इस तरह की सोच उनको दी गई और फिर एक एक्शन होता है, फिर जिसका रिपल जो है, जिसका इफेक्ट जो है पूरे देश पर आता है। इकोनॉमी के रूप में हो, एक सोशल पीस टूटने के रूप में हो, अलग अलग तरीके से वो आपके सामने प्रदर्शित होती है। तो ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है, ये बहुत घातक है। ये उस फिजिकल टेररिज्म से भी ज्यादा घातक है, क्योंकि इस टेररिज्म का इफेक्ट जो है वो सीधा व्यक्ति के सोच पर होता है। यहाँ पर व्यक्ति जो भी हरकत करता है बड़े इंटेलेक्चुअल लेवल पर करता है, तो ये बहुत ज्यादा डैमेज करता है। तो जैसे हमारे जो शास्त्र है, हमारे शास्त्रों में कई सारी चीजें बड़ी गूढ़ रूप से लिखी गई है। गूढ़ माने क्या? बड़े कोडेड फॉर्म में लिखी गई है। जैसे कोई अगर एक्सपर्ट इंजीनियर है, कोई प्रोग्रामर है, तो वो कोडिंग समझ सकता है, अन्य एक ऑर्डिनरी व्यक्ति उस कोडिंग को नहीं समझ पाएगा। वैसे ही शास्त्रों के जो वचन है पहले तो संस्कृत भाषा में, और आज के युवाओं को संस्कृत में कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना तो वो जानते हैं ना तो समझते हैं। और फिर कोई एक व्यक्ति है बाहर का, वो व्यक्ति क्या करता है कि हमारे शास्त्रों पर एक टीका लिखता है और युद्ध तुरंत भड़क जाता है, ये ऐसे ही है और फिर सब गलत है, ये जो शास्त्र है सब ढोंग है। तो इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल टेररिज्म। जैसे कुछ सालों पहले की बात है, एक अमेरिका के कोई हिस्टोरियन है,
तो उन्होंने अमेरिका में रहकर उन्होंने शिवाजी छत्रपति शिवाजी महाराज पर एक जीवनी उनकी लिखी, किताब छाप उन्होंने। और उस किताब में उन्होंने शिवाजी महाराज के बारे में कई सारी बातें लिखी। अब जब शिवाजी महाराज के बारे में कई सारी बातें लिखी जो कि वास्तविकता नहीं थी, लेकिन उन्होंने जब किताब छापी और लोगों ने उसे किसी हद तक पढ़ा तो उस पर बहुत प्रक्षोभ हुआ। और प्रक्षोभ होने के पश्चात क्या होता है कि फिर वो केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाती है और सुप्रीम कोर्ट जो है निर्णय देता है कि भाई ये फ्रीडम ऑफ स्पीच है, कोई भी व्यक्ति यहाँ पर अपने मत को व्यक्त कर सकता है। अच्छा भाई, उन्होंने क्या मत को व्यक्त किया अपनी किताब में? उनके अनुसार शिवाजी महाराज कोई बहुत बड़े छत्रपति नहीं थे, यहाँ वहां से कुछ काम करते थे। दूसरी बात वो कहते हैं कि शिवाजी महाराज के पिता जो है वो राजा नहीं है बल्कि उनके गुरु है। उन जिन्होंने शिवाजी महाराज ने जिन गुरु से ट्रेनिंग ली, वो गुरु उनके पिता है वास्तविक में। अब जब ये बात देखिए हमें एक्सेप्ट करनी पड़ती है, हालांकि आज तक एक्सेप्टेबल नहीं है, लेकिन कोर्ट के सामने जब लॉ एंड ऑर्डर की बात आ जाती है तो फिर क्या होता है कि भाई भले ही हमारी इच्छा नहीं है स्वीकार करने, लेकिन थोप दिया जाता है। हम्म? तो ऐसे माहौल में जहां पर हम बड़े हो रहे हैं, अलग अलग चीजें सीख रहे हैं, कौन सी चीज को कौन से एंगल से देखना है, कौन से पर्सपेक्टिव से देखना है, ये समझना बहुत जरूरी होता है। वरना मैंने ऐसे ऐसे बच्चे देखे, खास करके भाई ये चांदवड़ जैसा छोटा सा गांव है, आप सोचिए नासिक से 60 किलोमीटर हम वहां पर प्रचार के लिए जाते हैं। और वहां पर आप सोचिए कई सारी अच्छी अच्छी हिंदू कम्युनिटीज की लड़की, एक लड़की को मैं जानता हूँ, वहां के बहुत बड़े व्यक्ति की लड़की है, जैन कम्युनिटी से। आप यकीन नहीं मानेंगे, एक दिन वहां पर एक कृष्ण मंदिर है, बहुत पुराना मंदिर, 300-400 साल पुराना है। अहिल्याबाई होळकर के विग्रह वहां पर है, राधा कृष्ण के विग्रह वहां पर है। तो हम लोग वहां जाते, तो एक लड़की को मैंने देखा जो कि काफी अच्छे घर से लग रही थी, लेकिन कपड़े मैले हैं। और हाथ गाड़ी वाला एक लड़का, हाथ गाड़ी वाले लड़के के पीछे पीछे वो चल रही है। तो मैंने पूछा यार ये लड़का मुसलमान है कि लड़की अलग लगती है? तो फिर वहां के लोगों ने कहा हाँ ये लड़की जैन कम्युनिटी की है और ये लड़के के साथ अभी उसका विवाह हो चुका है, उसका नाम बदल चुका है। और फिर हमने पूछा कि भाई क्या कारण था, तो उन्होंने बताया कि उसको बताया गया है कि हिंदू समाज में जो भी है सारे वेद शास्त्र ढोंग है। और ये तो बहुत पुरानी बात है, लेकिन कुरान जो है ये अभी अभी आई हुई किताब है, तो आपको सिर्फ कुरान को स्वीकार करना पड़ेगा। और वो लड़की को अपने धर्म के बारे में कुछ पता नहीं, तो उसने स्वीकार कर लिया और आज वो ठेले पर है। लड़की क्या M.Com काम क्या करती है, ठेले पे अलग अलग चीजें बेचती है पति के साथ, जो भी वो काम दोनों मिलकर करते हैं। पॉइंट क्या है कि ये जो इंटेलेक्चुअल टेररिज्म है ये युवाओं के लिए बहुत घातक है। और जब युवाओं के जनरेशन को धोखे में डाल दिया जाता है तो अपने आप सारा देश धोखे में आ जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम थोड़ा हिस्ट्री की और महाभारत को देखेंगे कि कितना फैक्ट्स है, कितना फिगर्स है। मैं आपको रेफरेंसेस के साथ बताऊंगा। मैंने रेफरेंसेस जो लिए है वो श्रीमद् भागवत से लिए हैं। और मेरा यही प्रयत्न होगा कि एज मच एज पॉसिबल, जितना हो सके मैं आपको रेफरेंसेस देकर ये बात को, मेरे पॉइंट्स को मैं ड्राइव करूंगा, ताकि ये क्लैरिटी आए कि नॉलेज है, लेकिन नॉलेज में माने एक लेवल, एक जमाने का नॉलेज और दूसरे जमाने का नॉलेज, तो इन दो जमाने के बीच के नॉलेज, जो बीच का नॉलेज है वो गायब है। तो अभी मैं जब प्रेजेंटेशन आपको दिखाऊंगा, आपके साथ जो स्क्रीन शेयर करूंगा, उसमें मैं ये पॉइंट ड्राइव करना चाहता हूँ कि गैप बहुत है, नॉलेज वहां तक नहीं पहुंचा जहां पर पहले था। ओके, तो आइए मेरी स्क्रीन में आपके साथ शेयर करता हूँ ताकि आप ये प्रेजेंटेशन को देख सके। श्लोक है और कुछ ऑनलाइन रेफरेंसेस भी मैं आपको दिखाऊंगा, ताकि आप श्लोक डायरेक्ट देख सकते हैं। वेबसाइट भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आपको जब भी कभी लगे आप सामने सामने वहां उस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आप भारत के इतिहास को अगर पढ़ो तो भारत के इतिहास में ये बात आपको बहुत सामने सामने आएगी कि भारत के ही चक्रवर्ती थे जो हमेशा पूरे पृथ्वी पर राज करते थे। ठीक है, इसके रेफरेंसेस में मैं आपको दूंगा भागवत से। तो हमारा आज का साल कौन सा है? 2022। ओके,
अब नए कैलेंडर के अनुसार दो बातें कही जाती है, एक होता है एडी, एक होता है बीसी। एडी और बीसी का मतलब क्या है, बिफोर क्राइस्ट होता है और आफ्टर क्राइस्ट होता है। एना डोमिनो जिसको कहते हैं, एना डोमिनो माने कि आफ्टर क्राइस्ट होता है। तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है, अब हम इतिहास की बात करें तो मॉडर्न हिस्टोरियंस की दृष्टि से हम देखने की कोशिश, तो मॉडर्न हिस्टोरियंस जो है, अगर उनको आप पूछे कि भाई आपको कितने साल पुराना इतिहास ज्यादा से ज्यादा पता है, तो वो कहेंगे हमको ज्यादा से ज्यादा 3000 बीसी माने बिफोर क्राइस्ट 3000 साल तक का हमारे पास अंदाजे, रफली हमारे पास एस्टिमेट है। ठीक है, तो अभी आफ्टर क्राइस्ट ये कौन सा ईयर चल रहा है, 2022, और उसमें अगर आप 3000 जोड़ दो तो 5000 साल हो जाता है। और 5000 साल पहले हम भागवत के और महाभारत के अनुसार समझते हैं कि तभी भगवान कृष्ण यहाँ पर थे और उसके पश्चात वो यहाँ से चले गए। ठीक है, अब तो ये जो 5000 जो है, इसके बीच का माने बीच का जो लिंक है, वो कनेक्टिंग लिंक मॉडर्न हिस्टोरियंस के पास नहीं। ठीक है, और भगवान कृष्ण जो गए यहाँ से, उनको जाकर भी रफली अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर को पूछो तिथि के अनुसार भाई कितने साल हो गए, तो रफली एक एस्टिमेट दिया जाता है 5300 साल के करीब भगवान कृष्ण इस धरातल से चले गए। माने एक रफली 5000 5500 साल के बीच का दरमियान का ये जर्नी है। ठीक है, तो ये बात से हम शुरुआत करते हैं कि 5000 साल पहले भगवान कृष्ण थे महाभारत के अनुसार। और मॉडर्न हिस्टोरियंस के पास जो है डेटा जो है सीमित है। दो, हमारी जो कैलेंडर की गणना कहाँ से होती है, 2022 माने 2022 साल पहले क्राइस्ट जब गए, तो उसके पश्चात ये नया कैलेंडर हमारे सामने रखा गया है। ओके, अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये जो मैं स्क्रीन पर आपको दिखा रहा हूँ, तो ये पूरा जो पृथ्वी है ना, आप यहाँ देख पा रहे होंगे कि 7 कॉन्टिनेंट्स आपके सामने यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे ना। इसको हम 7 कॉन्टिनेंट्स के नाम से जानते हैं, 7 सीज के नाम से हम जानते हैं। हम्म? तो 7 सीज का वर्णन जो है, 7 कॉन्टिनेंट्स का वर्णन जो है, कहीं आता है क्या, शास्त्र में आता है? तो निश्चित रूप से महाभारत में भी पढ़ता है और भागवत में भी इसका वर्णन आता है कि ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स है, 7 सीज है, ये कैसे आए हैं। ओके, तो मैं वो श्लोक भी आपको दिखाऊंगा। ये 7 कॉन्टिनेंट्स का एग्जिस्टेंस कहाँ से आता है। तो ये आपके सामने में जो श्लोक रखा हूं, ये यहाँ पर आप देखिए, ये मेरा कर्सर जहाँ घूम रहा है, ये श्रीमद एसबी माने श्रीमद भागवत 5:16 माने 5th कैंटो 16वां चैप्टर दूसरा श्लोक है ये। ठीक है, कि 7 जो कॉन्टिनेंट्स है और 7 ओशंस जो है कैसे फॉर्म होते हैं। तो यहाँ पर क्लियर कट वो बता रहे हैं कि ये जो 7 ओशंस है और 7 आइलैंड्स, सप्तद्वीप, ये देखिए रेड कलर में यहाँ पर आपके सामने में कर्सर घुमा रहा हूँ, ये देखिए यहाँ पर सप्तद्वीप, सप्तद्वीप माने क्या, 7 आइलैंड्स। 7 आइलैंड्स को ही 7 कॉन्टिनेंट्स कहा जाता है। सप्त सिंधव, ये ऊपर की लाइन में रेड कलर में, सप्त सिंधव, 7 ओशंस। तो यहाँ पर बताया जा रहा है कि प्रियव्रत नाम के एक बहुत बड़े राजा रहे, और ये राजा ने जो पहले लैंड एक था, ओशन एक था, एक ओशन और एक बड़ा पीस ऑफ लैंड था। तो इस बड़े पीस ऑफ लैंड को उन्होंने 7 पार्ट्स में ब्रेक कर दिया। तो इसी ब्रेकिंग को साइंटिस्ट कहते हैं टैक्टिक मूवमेंट, माने लैंड का सेपरेशन हुआ और सेपरेट होकर ये समंदर में 7 आइलैंड्स के रूप में आज आपके सामने प्रस्तुत है। तो ये जो कॉन्सेप्ट है, ये जो बात है, ये भागवत में भी दी गई है कि 7 कॉन्टिनेंट्स और 7 आइलैंड किसने तैयार किए हैं, कैसे तैयार किए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि कोई एक व्यक्ति था जो इतना शक्तिशाली था कि पूरे अर्थ को वो क्या करता है, रूल करता है। अब मॉडर्न हिस्टोरियन जो है, उनके पास जो हिस्ट्री है वो इतनी दूर की नहीं है, और हमने जो किंग के रूल्स देखे हैं, साम्राज्य देखे, उसमें बहुत ज्यादा त्रुटियां दिखी है। इसलिए बाद में क्या हुआ, राजा का राजवट निकाल दिया गया और फिर हमारे यहाँ पर डेमोक्रेसी आया है। ठीक है, क्यों? क्योंकि राजा के राजवट में बहुत ज्यादा डिस्क्रिपेंसीज रही है। ओके, अब जैसे हमने ये बात उठाई कि भाई सारी पृथ्वी पर हमेशा इंडियन राजाओं का ही राज रहा है, कब तक वो भी हम आपको बताएंगे, और कब से कब तक आगे की हिस्ट्री क्या रही, कैसे रही, ये बात भी हम आपको समझाएंगे।
ठीक है। अब थोड़ा पीछे चलते हिस्ट्री में और देखेंगे कि आज तक का इतिहास जो मॉडर्न हिस्टोरियंस के हाथ है और पहले का जो इतिहास है, इस बीच का जो गैप है ये कैसे भरकर निकलेगा। तो मैं आपको कुछ श्लोकों के माध्यम से ये समझाऊंगा। तो देखिए आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर ये ययाति महाराज का नाम है। देखिए हाईलाइट हाईलाइट नहीं हो सकता, लेकिन मैं कर्सर घुमा रहा हूँ, ययाति महाराज। तो ययाति महाराज ये बहुत बड़े राजा रहे जो नहुष के पुत्र थे। ययाति महाराज की दो बेटियां हैं, एक सॉरी दो पत्नियां हैं इनकी, एक है देवयानी और दूसरी है शर्मिष्ठा। ठीक है, ये देखिए ये देवयानी यहाँ पर है, शर्मिष्ठा यहाँ पर है, आप स्क्रीन पर देख। तो ये देवयानी और शर्मिष्ठा जो है एक है ब्राह्मण की पत्नी शुक्राचार्य की बेटी है, और एक जो है राजकन्या है। अब ये दोनों सहेलियों में झगड़ा हो जाता है, और झगड़ा होने के पश्चात क्या होता है कि देवयानी जो है, जो शुक्राचार्य की बेटी है, वो कहती है कि शर्मिष्ठा ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया है, तो शर्मिष्ठा मेरी दासी बनकर मेरे साथ चलेगी। तो जब ययाति और देवयानी का विवाह होता है, तो शर्मिष्ठा जो है, जो राजा की बेटी है, राजा की बहुत बड़े राजा की बेटी है, तो इसकी दासी बनकर आती है। ठीक है, और शर्त क्या होती है ययाति के सामने कि आप शर्मिष्ठा के साथ कभी भी रिलेशन नहीं बनाएंगे, ये कंडीशन है। अब देवयानी और ययाति की शादी हो जाती है, शर्मिष्ठा उनके साथ दासी बनकर आती है, और कुछ समय के पश्चात आगे चलकर देवयानी से दो पुत्रों की उत्पत्ति होती है। ओके, ये थोड़ा गौर से सुनिए क्योंकि आने वाले जो पॉइंट्स है इसी चार्ट पर आधारित होंगे, इसको थोड़ा सा आप सीरियसली सुनिए। ठीक है, अभी देवयानी के दो बेटे हैं, और शर्मिष्ठा जो राजा की बेटी है, उसके तीन बेटे होते हैं, किससे? ययाति महाराज से। अब जब ययाति महाराज अपने प्रॉमिस को ब्रेक कर देते हैं, तो देवयानी अपने पिता के पास चली जाती है, कंप्लेंट करती है पति की, और फिर शुक्राचार्य नाराज हो जाते हैं, और शुक्राचार्य क्या करते हैं, शाप देते हैं कि तुम बूढ़ा हो जाएगा। तो ययाति महाराज बूढ़े हो जाते हैं, भरी जवानी में वो बूढ़े हो जाते हैं। अब जब भरी जवानी में ययाति महाराज बूढ़े हो गए, तो उनकी जो एंजॉयमेंट करने की जो इच्छा है वो तो गई नहीं है। अब शरीर तो बूढ़ा हो गया, ढीला हो गया, अब क्या एंजॉयमेंट करेंगे, लेकिन इच्छा गई नहीं है। तो फिर वो उनके ससुर को कहते, कुछ तो आप कीजिए जिससे ये कुछ हो पाए इसका, क्योंकि मेरी इच्छा तो अभी अधूरी है। तो उसके ससुर कहते हैं शुक्राचार्य की, ठीक है तू किसी व्यक्ति के साथ अपने बुढ़ापे को एक्सचेंज कर ले, युवा के साथ बुढ़ापा एक्सचेंज। तो अब देखिए यहाँ पर देवयानी और शर्मिष्ठा से टोटल मिलाकर पांच बच्चे हैं। सारे पांचों के पांचों बच्चों को वो पूछते हैं कि भाई आप क्या कीजिए, आप हमें आपकी जवानी दीजिए और मेरा बुढ़ापा आप ले लीजिए। क्यों? क्योंकि मुझे आपकी मदर के साथ अभी भी एंजॉयमेंट करना है। अच्छा, ये उनका माइंडसेट है, राजा है लेकिन देखिए कितना अनकंट्रोल्ड है उसका माइंड। तो कोई भी बेटा जो है वो अपने पिता की बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। ये देखिए देवयानी के दो बेटे हैं, यदु, यदु से आता है यदुवंश, और उस यदुवंश में आते हैं सूरसेन, और सूरसेन जो है, सूरसेन से आते हैं वसुदेव, और ये यहाँ पर है भगवान कृष्ण के पिता वसुदेव जी। ये देखिए मेरा कर्सर यहाँ पर घूम रहा है। तो भगवान कृष्ण जो है वो यदु के वंश में उत्पन्न हुए, और यदु ये जानते थे कि मेरे कुल में आगे चलकर भगवान कृष्ण का जन्म होने वाला है, इसलिए वो अपने पिता की बात को वही खारिज कर देता, क्योंकि मैं जितना डिले करूंगा उतना आगे भगवान का आना लेट हो जाएगा। देखिए यहाँ पर वसुदेव जी के पुत्र कृष्ण यहाँ पर उत्पन्न हुए। तो वो कहता है मैं नहीं दूंगा। पिताजी एकदम गुस्से में लाल लाल। फिर वो दूसरे बेटे के पास जाता है, तुर्वसु, ये नाम थोड़े गौर से सुनिए आप। तुर्वसु के पास जाता है। अब तुर्वसु के पास जब जाता है तो तुर्वसु कहता है बिल्कुल नहीं, मुझे मेरी लाइफ की पड़ी है, मैं आपकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि मुझे भी मेरा समय वेस्ट नहीं करना है। पिताजी फिर से गुस्सा हो गए। फिर तीसरे के पास जाते, ध्रुयु, ध्रुयु के पास जाते, ध्रुयु बोलता है नहीं मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ध्रुयु को पता है कि आगे चल के उनके वंश में, भोज वंश में आएंगे कुंती के पिता। ओके, और फिर वो जो है उनके माध्यम से फिर आगे चल के कुंती महारानी भी आएगी। तो उनके वंश में कुंती महारानी एडॉप्ट की जाती है। ओके, तीसरे चौथे पुत्र के पास जाते अनु, वो भी नहीं कह देता है।
और पांचवा जो बेटा है, वो पांचवें बेटे को पूछते कि भाई क्या तुम मेरे साथ एक्सचेंज करोगे? तो ये लड़का जो है पिता की बात मानने के लिए तैयार है। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है कि शर्मिष्ठा जो है वो हालांकि ऑफिशियल वेडेड है, लेकिन वो महारानी नहीं है। तो अगर कोई महारानी नहीं है तो उससे उत्पन्न हुई संतान तो राजा की ही है, लेकिन राजा के सीट को ऑक्यूपाई नहीं कर पाएगी क्योंकि ऑफिशियल जो है शादी देवयानी के साथ हुई। तो ययाति महाराज इस रूल को तोड़ देते हैं। बाकी चारों बच्चों को यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु, इन चारों को क्या करते हैं, राज्य से बाहर भेज देते हैं और राज्य की गद्दी जो है पुरु को सौंप देते हैं। हालांकि पुरु उनके शर्मिष्ठा से हुआ बेटा है और शर्मिष्ठा ये इनके साथ आई हुई दासी, और दासी का पुत्र कभी भी राजा नहीं बनता है। लेकिन यहाँ पर बेटे ने मदद की करके ययाति महाराज ने उसको राजा बना दिया और बाकी चारों बेटों को क्या किया, अलग अलग छोटे छोटे राज्य देकर बाहर भेज दिया। अब यहाँ पर देखिए पुरु के वंश में आते हैं पांडु महाराज और धृतराष्ट्र। ठीक है, पांडु महाराज के ये 5 पुत्र रहे, धृतराष्ट्र के यहाँ पर 100 कौरव रहे, और यही पांडु महाराज आगे चलकर जो है कुंती से विवाह करते हैं। अब थोड़े से नामों की ओर गौर करते ताकि आपको और एक क्लैरिटी आए। बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है क्योंकि आज हमारे हिस्ट्री में जो हुआ है वो एग्जैक्ट एज इट इज अभी मैं आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। और ये मैं मेरी बात नहीं कह रहा हूं, ये महाभारत से उठाए गए श्लोक है, मैं रेफरेंसेस भी आपको दिखाऊंगा यहाँ पर। ओके, अब ये देखिए अगला चार्ट है यहाँ पर। तो ये जो अगले चार्ट में यहाँ पर जो बताया जा रहा है कि यदु वंश में, यहाँ पर देखिए ये यहाँ पर यहाँ पर ययाति महाराज है और ययाति महाराज के ये 4 पुत्र है, यदु, तुर्वसु, ध्रुयु, अनु और पुरु। ओके, अब यहाँ पर खाली पुरु ने कहा है कि मैं आपकी बात मानूंगा, चारों ने नहीं माना। तो यदु को भी राज्य से बाहर निकालकर दूसरा राज्य दे दिया जाता है। मेन जो रूलिंग सिटी है, माने जो कैपिटल सिटी है, यदु सबसे बड़ा है लेकिन उसको नहीं बनाया जाता राजा। ठीक है, तो यदु निकल गया, लेकिन आगे चलकर इनके वंश में भगवान कृष्ण आई। अब यहाँ पर देखिए तुर्वसु, ये तुर्वसु जो है, ये तुर्वसु को कहा गया है कि इनको डेजर्ट का माने सिंध से आगे का जो हिस्सा है, बहुत आगे का हिस्सा तुर्वसु को दे दिया गया। माने आज का जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ये सारे जितने देश हैं टर्की तक, तो ये सारे ये तुर्वसु को दे दिए गए। और तुर्वसु से आता है टर्क, टर्क से आता है टर्की। और महाभारत में ये बताया गया है, मैं अभी आगे रेफरेंसेस आपको दिखाऊंगा, कि ये टर्की से कुछ लोग आएंगे आगे चलकर जो भारत पर आक्रमण करेंगे। अभी ये जो पांचों बच्चे हैं ये वैदिक धर्म को पालन करने वाले, लेकिन अलग अलग टेरिटरीज को हैंडल करते करते, उन लोगों के साथ रहते रहते ये अपने धर्म को भूल चुके हैं। उसमें इतने मैनिपुलेशन हुए, इतने मैनिपुलेशन हुए कि हम जो करते एग्जैक्टली उससे उल्टा करने की आदत इनको है। जैसे हम लेफ्ट टू राइट लिखते, बाकी के समाज वाले राइट टू लेफ्ट। ठीक है, अलग अलग चीजें हैं जो अभी हम कंपैरिजन में नहीं जाएंगे, लेकिन एकदम क्लैरिटी दी गई है महाभारत में कि ये तुर्वसु के वंशज फिर से भारत पर आक्रमण करेंगे। और सबसे पहले जो तुर्कस्तान से कोई आया है तो वो कौन है, मोहम्मद गजनी। 971 से लेकर 1030 ये उसका काल है। और यहाँ पर उसने जो भारत का तहस नहस किया है, लेकिन ये मोहम्मद गजनी आया कहाँ से था, ये तुर्कस्तानी था। और ये जो तुर्वसु है, ये तुर्वसु वहां पर टर्की का राजा बना था। तो ये महाभारत में जो बात कही गई है वो एग्जैक्ट सेम है। और यही वो मोहम्मद गजनी है जिसने 17 बार भारत पर आक्रमण किया था, 17 बार। 17 बार पृथ्वीराज चौहान ने उसको हराया, 18वीं बार बहुत बड़ी अपने ही लोगों ने दगाबाजी की, इसके कारण क्या हुआ, मोहम्मद गजनी भारत में घुसा। ओके, तो ये तुर्वसु है। अब तीसरे आते हैं ध्रुयु। ये देखिए यहाँ पर ध्रुयु, उसके बाद ध्रुयु जो है, ये ध्रुयु को उन्होंने जो एक देश दिया है वो है हमारा ग्रीक।
और अगर आप आगे बढ़ेंगे टर्की से आगे तो आपको पड़ेगा ग्रीक। और महाभारत बताता है कि ध्रुव के कुछ वंशज है, वो भी अर्ली स्टार्टिंग में भारत पर आक्रमण करेंगे। और ग्रीस से कौन आया था, आप सब लोग जानते हैं, अलेक्जेंडर आया था। ओके, और अनु और पुरु, ये ऐसे 5 बेटे हैं। इस तरह से इनका विभाजन हुआ था, और उनके जो संतानें हैं, वो संतानें भारत पर आक्रमण की हुई है। ओके, तो ये शॉर्ट हिस्ट्री है। फिर आगे मैं आपको और एक बात बताता हूं। अब भागवत से कुछ रेफरेंसेस लेकर मैं आपको कुछ बातें समझाऊंगा। अब ये देखिए, मॉडर्न हिस्टोरियंस के पास जो डेटा है, वो डेटा ये है। यहां पर देखिए, आपको कर्सर घूम रहा है, यहां पर बिंबिसार नाम का राजा दिख रहा है, जो कि भगवान बुद्ध के समय के राजा है। उनके बेटे हुए अजात शत्रु। थोड़ा गौर से सुनिए, क्योंकि मैं रेफरेंस दूंगा तब आपको समझ आएगा। अजात शत्रु के बेटे हुए उदयन, और उदयन के बेटे हुए नाग दशक। ठीक है, ये इनके कुल के लास्ट राजा रहे। इसके बाद दूसरे राजाओं ने अटैक करके इनको भगाया है। ओके, अब ये थोड़ा लिस्ट है, अगर चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। ये देखिए, अभी ये नाम हम सब जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, यहाँ पर अशोक राजा आए। और अशोक राजा से लेकर यहाँ पर नीचे फिर संगत, शलीशुक, सोमशर्म, सत्यधन्व और बृहद राध, इसको बृहद दश्व भी कहा गया है। ठीक है, ये नाम थोड़े याद रखिए, क्योंकि मैं अभी एग्जैक्ट ये सारे के सारे, अब ये मॉडर्न हिस्टोरियंस का है, ये हमारा इस्कॉन का ग्राफ नहीं है, किसी वैदिक ग्रंथ वाले का ग्राफ नहीं, ये मॉडर्न हिस्टोरियंस ने दिया हुआ ग्राफ। ओके, अब मैं आपको ये देखिए, यहाँ पर मैंने चैप्टर का टाइटल भी दिया हुआ है, सॉरी नंबर दिया है, 12वां स्कंद, पहला चैप्टर, 11, 12, 13 नंबर का श्लोक है, जो मैं अभी आपके सामने प्रेजेंट करूंगा। ठीक है, अब ये है श्रीमद् भागवत, ये अपना ऑफिशियल वेबसाइट है इस्कॉन का, vedabase.io। यहाँ पर अपनी सारी किताबें हैं। तो मैं जो रेफरेंस कोट कर रहा हूँ, ये देखिए, यहाँ पर श्रीमद् भागवत, ये 12वां स्कंद है, जिसका रेफरेंस मैं आपके सामने रखूंगा। ओके, अब यहाँ पर जिन जिन लोगों के आगे चलकर क्या होने वाला है, ये जिनको भी जानने की बड़ी इच्छा है, बहुत उत्सुकता है, यहाँ वहां कहीं भी मत पढ़िए, ऑनलाइन ये सारा है। देखिए यहाँ पर नाम क्या दिया गया है चैप्टर का, द डिग्रेडेड डायनेस्टीज ऑफ कलियुग। कलियुग में आगे चलकर कौन से लोग राजा बनेंगे, वो राजाओं की पूरी सूची यहाँ पर दी गई है, टोटल। ओके, ये डिग्रेडेड, आगे चलकर दिया गया है द सिम्टम्स ऑफ द कलियुगा। यहाँ पर कलयुग, आज आगे ये चैप्टर जब आप पढ़ोगे ना, आपको लगेगा कि अरे अभी तो हम सारे यही चीजें देखते हैं। ओके, तो ये चैप्टर में नहीं जाएंगे, हमको राजाओं की सूची देखनी, क्योंकि हम वर्ल्ड जो है इट वाज रूल्ड बाय इंडियन किंग्स, ये बात को हम थोड़ा सा पॉइंट आउट करने की कोशिश में है। यस प्रभु जी, कोई प्रश्न है आपका? मेरी आवाज आ रही है आपको? आप सुन पा रहे हैं मुझे? यस, ओके, ओके, थैंक यू। यस प्रभु जी, आपने कोई हाथ उठाया, सौंदर्यवान प्रभु? दिख नहीं रहा है क्या? ओके, ओके, तो ये चैप्टर है। अगर दिख रहा है तो कोई एक जन, ओके, स्क्रीन दिख रही है ना? ओके, ओके, थैंक यू। अब ये देखिए, ये चैप्टर है जो हम यहाँ पर देखेंगे। तो ये भागवत का 12वां स्कंद है। यहाँ पर हिस्ट्री जो मॉडर्न हिस्टोरियंस ने मैंने आपके सामने जो रखी है, ये देखिए श्लोक बाय श्लोक यहाँ पर है। जैसे ये श्लोक होता है, और ये श्लोक है, ये श्लोक का नीचे अर्थ दिया है वर्ड टू वर्ड, और ये श्लोक का अर्थ क्या है वो टोटल यहाँ पर समझाया गया है। ओके, तो यहाँ पर सुखदेव गोस्वामी बोल रहे हैं, द लास्ट किंग मेंशन्ड इन आवर प्रीवियस enumerations of the future rulers of Magad
मगध ये आज भी बहुत पॉपुलर डायनेस्टी है, आप सब सुने हुए से। पुरंजय, हु टुक बर्थ इन द डिसेंट ऑफ बृहद्राथ। पुरंजय मिनिस्टर शुनक, अब ये देखिए ये एग्जैक्ट एज इट इज हुआ है, विल असैसिनेट द किंग एंड इंस्टॉल हिज ओन सन प्रद्योत। द सन ऑफ प्रद्योत विल बी पलक, हिज सन विल बी विश्वयूप एंड हिज सन विल बी रजक। इस तरीके से सारे श्लोक मैं आपको अभी डायरेक्ट इस पे दिखाता हूं, बड़े जहां पर श्लोक नहीं होंगे, सिर्फ अर्थ होंगे। ओके, हाँ ये ओके। तो अब यहां पर देखिए, अगर किसी ने पिछले स्क्रीनशॉट निकाले हैं तो आप ठीक से समझ पाएंगे। ये देखिए, अब ये वो श्लोक है जो मैं आपको बता रहा था। द सन ऑफ क्षेत्रज्ञ विल बी विदिशार। विदिशार का ही दूसरा नाम क्या है? बिंबिसार। और मॉडर्न हिस्टोरियंस के पास बस यही तक का हिस्ट्री है, इसके पहले का हिस्ट्री मॉडर्न हिस्टोरियंस के पास नहीं है। अब बाद में हमने देखा था उसके बेटे का नाम क्या है? अजात शत्रु। ये देखिए यहाँ पर वो बता रहे अजात शत्रु। अजात शत्रु का बेटा होगा दर्भक, दर्भक का बेटा होगा अजय। ठीक है, तो यहाँ पर ये पूरे श्रृंखला आगे और दिखाता हूं आपको। ठीक है, यहाँ पर ये भी देखिए 5 नंबर का श्लोक है। विदिशार माने बिंबिसार का बेटा हुआ अजात शत्रु, जो हमने फ्लो चार्ट में ऑलरेडी देखा है। अब यहाँ पर वो आगे बता रहे हैं महानंदी होंगे, फिर नंद होगा, फिर वो बहुत बड़ा राजा होगा, लोगों को बहुत तकलीफ देगा, सारे दूसरे राजाओं को समाप्त कर देगा। फिर आगे चल के उनके लाइन में आएगा सुमाल्य। अब यहाँ पर देखिए 11 नंबर का श्लोक है, 12वां स्कंद है, पहला चैप्टर है, आपके सामने मैं प्रेजेंट कर रहा हूं। ये जो नंद था, नंद के राज्य में एक बहुत बड़ा पुरोहित था, मौर्य राज्य। और सर्टन ब्राह्मण, ये देखिए, will betray the king Nanda and his 8 sons will destroy their dynasty. In the absence, the Mauryas will rule the world as the age of Kali continues. तो यहाँ पर 11वें श्लोक में चाणक्य पंडित के बारे में भी बताया गया है कि चाणक्य पंडित आगे चलकर आएंगे। ये 12वां श्लोक है। अब आगे की श्रृंखला देखिए, अशोकवर्धन। दिस ब्राह्मण विल एंथ्रोन कौन? चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त के बेटे हुए वीर वीरसार, और वीरसार के बेटे हुए अशोक। ये एग्जैक्ट वही चार्ट है, और जो हमने देखा था बृहद रथ तक, वो चार्ट उनका बराबर खत्म होता है। ये एग्जैक्ट वैसे के वैसे ही भागवत में दिया गया है, जैसे मॉडर्न हिस्टोरियंस के चार्ट में हमने देखा है। और आगे चल के और कई सारे राजाओं के नाम भी है, आगे वो क्या क्या करेंगे उसमें हम नहीं जाएंगे। लेकिन ये रेफरेंसेस है, 12वां कैंटो है भागवत का, पहला ही चैप्टर है जिसमें ये सारी चीजें बताई गई है। ओके, ये देखिए एग्जैक्ट चंद्रगुप्त मौर्य से लेके बृहद रथ, जिसको बृहदाश्व भी कहा गया है, अब भी पिछले श्लोक में हमने ये नाम के साथ श्रृंखला को एंड किया हुआ। ओके, तो ये जो रेफरेंसेस हम आपको दे रहे हैं ये एग्जैक्ट है। और एक रेफरेंस हम आपको देंगे भागवत के दूसरे स्कंद से। ये देखिए भागवत क्या मुद्दा है? वर्ल्ड वॉज रूल्ड बाय इंडिया। क्या नंबर का श्लोक है? दूसरा स्कंद है, चौथा अध्याय है, 18 चैप्टर। ओके, मैं अभी फिर से रेफरेंस आपके लिए दिखाता हूँ। 2418। ओके, तो हम थोड़ा पीछे जाएंगे और मैं आपको रेफरेंस, और देखिए क्या कोटेशन दिए हुए। लोग कहते हैं कि ये कहाँ से आता है, एक उसका भी रेफरेंस हम आपको देंगे। ये है सेकेंड कैंटो, सेकेंड कैंटो का 8वां चैप्टर, और 8वें चैप्टर, सॉरी चौथा चैप्टर, सॉरी गड़बड़ हो गया, चौथा चैप्टर और 28वां श्लोक। अठारहवां श्लोक, सॉरी। ओके, ये देखिए ये श्लोक है आपके सामने। अब ये श्लोक का हर एक छोटा छोटा पॉइंट में आपको, तो यहाँ पर कई सारे कम्युनिटीज के लोग बताए गए। अब देखिए कहाँ कहाँ से कम्युनिटीज से टैक्स आता था। ओके, ये देखिए किराट कौन सी कम्युनिटी है?
ओल्ड भारतवर्ष, भीष्म पर्व महाभारत में इसका नाम आता है। ये इंडिया की एबोरिजिनल ट्राइब्स है, ओके, जिसको बिहार और छोटा नागपुर के साइड का माना जाता है। इसको किराट प्रोविंस कहा जाता है। ये देखिए यहाँ पर किराट है, ओके। दूसरा, हुन। हुन कौन सी कम्युनिटी है? ईस्ट जर्मनी एंड पार्ट ऑफ रशिया इज नोन एज हुन। अब आप बोलेंगे अरे उस टाइम भी रशिया बोलते थे क्या? कैसे पता चला ये रशिया है? तो उसके भी विषय में मैं बताऊंगा आपको। जैसे किसी भी जगह का स्पेसिफिक, जैसे हमारे इंडिया का राष्ट्रीय ध्वज होता है, हमारा एक नेशनल एनिमल होता है, एक नेशनल स्पोर्ट्स होता है, ओके। तो वैसे ही किसी कंट्रीज में पहले अगर आप देखो तो कुछ एनिमल्स भी बहुत प्रोमिनेंट हुआ करते थे। जैसे भारत में आप देखो लायंस होते हैं, टाइगर्स होते हैं, हमारे यहाँ के फॉरेस्ट में कई सारे एनिमल्स आपको। तो वैसे ही जब भरत, अब ये रामायण की बात है, भरत जब आता है वापस, तो उसके वापस आने के बाद, अपने दादाजी के घर से वापस आने के बाद, जब उसको पता चलता है कि रामचंद्र को वनवास हो गया है और रामचंद्र जी वनवास में चले गए, तो भरत अपनी मां पर बहुत गुस्सा होता है, बहुत गुस्सा होता है। तो वो एक रेफरेंस कोट करता है, वो कहता है कि तू भूल गई क्या मां, कि तू जिस देश से आई है वहां पर नियम क्या है? अब वहां पर मोरों की कम्युनिटी बहुत ज्यादा है, और वही मोर को राजा बनाया जाता है जिसके सर पर क्राउन है, और बड़ा बेटा जो बड़ा मोर जो होता है, सबसे पहला मोर होता है, उसी के सर पर वो मुकुट होता है। तो वो बोलते हैं कि तुम जिस देश से आई हो उस देश के रीति रिवाज को भूल गई क्या, कि जहां पर जिस बेटे के सबसे बड़ा बेटा है उसी के सर पर मुकुट होता है। तो कई बार ऐसे बताया जाता है कि ये जो कैकेयी है, केके आदेश, अगर आप मोर की वाणी सुनो तो कैसे बोलता है? केके केके। तो ये रशियन थी, ऐसे कहा जाता है। तो आज भी अगर आप जाओ तो रशिया में आपको भारी मात्रा में मोर मिलते हैं, और यहाँ पर ऐसे कहा जाता है कि आज भी वो ट्रेट है। उनके यहाँ पर कई सारे पेंटिंग्स हैं जहां पर मोरों के पेंटिंग्स है और मोर क्राउन के साथ दिखाए गए। तो ये महाभारत, और उनके ट्रेड्स भी बताए गए। सुखदेव गोस्वामी जब अपने पिता के कहने से जनक महाराज से मिलने जाते हैं, तो ये उनका पूरा जर्मनी, नॉर्थ पोल से लेकर इंडिया तक आने का पूरा जो जर्नी है उनका वहां पर महाभारत में दिया गया है। तो वो भी आप पढ़ सकते हैं, पूरा एक चैप्टर है। अभीर, आंध्र, आंध्र तो ये आज आप भी जानते हैं, आंध्र प्रदेश है। पुलिंद, पुलिंद कौन सा है? देखिए पुलिंद ये ग्रीक है। ये कहाँ पर आता है? वन पर्व महाभारत में। और ये वही लोग हैं जिनको फॉलोअर्स ऑफ इस्लाम, ये देखिए यहाँ पर ये पूरा कोटेशन के साथ यहाँ पर दिया है। अभीर, अभीर जो है ये कहाँ के है? ये देखिए महाभारत के सभा पर्व में और भीष्म पर्व में इनका नाम आता है। तो ये कौन से है? ये पुलिंद है, जहाँ पर अलेक्जेंडर इनकी कम्युनिटी से आता है, जिनको अभीर कहा जाता है। और उसके बाद कौन आया था? अभीर के बाद मोहम्मद घोरी आया था, जो भारत पर राज्य करते हैं। तो ये सारे डिटेल जो है महाभारत से, ये देखिए ना पूरा दिया गया है। द क्षत्रियस हु वर अफ्रेड ऑफ परशुराम हैड हिडन देमसेल्फ इन द कॉकेशियन हिली रीजन, लेटर टू बी नोन एज अभीर। एंड अभीर देश, अरब देश जो होता है ना, अभीर देश, ये वहां पर है। शुंभ, कंक प्रोविंस। यवन, यवन कहाँ से आते हैं? तुर्वसु, तुर्वसु के पूर्वज जो है वो यहाँ से आते हैं, जिसको तुर्की कहा जाता है। और तुर्की से भी ये देखिए टर्की, टर्की टू रूल। मोहम्मद गोहरी, मोहम्मद गजनी, ये सारे लोग यहाँ से आए थे। खस, खस किसको कहते हैं? मंगोलिया, चाइना। ये महाभारत के द्रोण पर्व से यहाँ पर रेफरेंस है आपके लिए। तो इस तरीके से यहाँ पर बताया जा रहा है कि पहले इंडिया जो है एक छत्र था। छत्र माने क्या? एक व्यक्ति के अंडर इंडिया रहता था। वर्ल्ड वॉज रूल बाय वन किंग, एंड दैट वॉज इंडियन हु यूज्ड टू रूल। ये मैं आपको 2418 ये रेफरेंस यहाँ पर दे रहा हूँ। और एक रेफरेंस मिलता है, ये रेफरेंस नहीं है लेकिन ये डिस्कशन है। तो यहाँ पर एक मध्व संप्रदाय के कुछ साधु थे, तो उन्होंने एक डिस्कशन
महाभारत में आता है, जहाँ पर ये कहा जाता है कि दो लोग वार्ता कर रहे हैं और वो कहते हैं कि ये जो पृथ्वी है ऊपर से कैसे दिखती है। तो ये पृथ्वी ऊपर से कैसे दिखती है, तो कहता है अरे एक खरगोश है, वो खरगोश के बगल में तो पीपल के पेड़ है और उसके पूंछ के साइड में एक छोटा पीपल का पेड़ है। तो फिर वो जो साधु है उन्होंने एज इट इज ऐसा एक ड्राइंग निकाला, जो अगर आप मध्व संप्रदाय के मठ में जाओगे उडुपी में, तो वहां पर आपको ये अभी भी ये ड्राइंग मिलता है वहां पर, ठीक है। तो आप वो जाकर वहां पर देख सकते हैं। आप कहेंगे यार इसमें क्या बड़ी बात है यार, ये तो खाली पेंटिंग है। ठीक है, आगे दिखाते हैं आपको। ये पेंटिंग को आप उल्टा कर दीजिए। जब पेंटिंग को उल्टा कर दिया तो आप क्या हो गया, ये देखिए ऊपर वो बाबा जी ने जो बनाया पेंटिंग है, इस पेंटिंग को आपने उल्टा कर दिया तो ये आपका साउथ अमेरिका, ये आपका नॉर्थ अमेरिका, या आपका अफ्रीका, यहाँ पर आपका इंडिया और यहाँ पर आपका ऑस्ट्रेलिया, ये ऊपर रशिया चाइना और इधर जापान। ठीक है, तो ऐसे नहीं है कि जियोग्राफी के बारे में हमें नहीं जानकारी है। इसलिए तो सबसे पहले पहले साइंटिस्ट क्या कहते थे, ग्रीक और अलग अलग जगह के जो शास्त्र के, वो क्या कहते थे कि अर्थ इज फ्लैट। लेकिन हमारे यहाँ से तो बचपन से कई कई सालों से हमको पता है कि भूगोल है, वो फ्लैट नहीं है। तो ये एक रेफरेंस भी दिया जाता है। और देखिए आज ये जो 7 आइलैंड्स है हमारे, टैक्टिक जो मोमेंट्स हुए हैं, तो एग्जैक्टली आज भी अगर आप देखो तो कुछ इसी तरीके से दिखते हैं। ठीक है, तो मैं आपका प्रश्न लूंगा, मुझे सिर्फ 2 मिनट दीजिए। अभी मैं 2 ही स्लाइड्स है, उसके बाद अपन क्वेश्चन आंसर लेंगे। ठीक है, तो 2 मिनट मुझे दीजिए, मैं सेशन को विराम दूंगा। ओके, तो यहाँ पर देखिए ये सारी चीजें आपको दिखाई जा रही है कि पहले जो था, एक ही राजा हुआ था, एक छत्री राजा होता था। वो एक ही व्यक्ति है जो रूल करता था। ठीक है, और ऐसे बड़े भारत के जो राजा हुए, उनका जो हिस्ट्री है, वो हिस्ट्री जिस बुक में लिखा गया है, वो बुक का नाम क्या है, महाभारत। उस महान भारत के विषय में जहां पर जानकारी दी गई है, उस महाभारत के विषय में हम चर्चा करने वाले हैं। और उस महाभारत के जो भी रचयिता है, वो रचयिता कौन है, स्वयं वेद व्यास जी हैं। तो ये जो वेद व्यास जी जिन्होंने इतना डिटेल लिखा, इतना डिटेल लिखा है महाभारत के बारे में, तो महाभारत के बारे में एक बहुत सुंदर बात कही गई है। ये देखिए, ये मैं श्लोक आपके सामने कोट कर रहा हूं फिर से। ये भागवत है, पहला स्कंद है, चौथा अध्याय है, 20वां श्लोक है। ओके, अब ये 20वां श्लोक है, इसमें सिंपल एक बात यहाँ पर दी गई है कि कई बार लोग कहते हैं ना कि अरे वेद शास्त्र दूसरे लोगों ने नहीं पढ़ने चाहिए, गलत होता है। जैसे रामायण में भगवान रामचंद्र ने उस शूद्र की हत्या कर दी क्योंकि वो वेद पाठ कर रहा था, मंत्र का उच्चारण कर रहा था, तपस्या कर रहा था। तो ये देखिए यहाँ पर वेद व्यास जी ने जो महाभारत लिखा है, ये लाइन देखिए, मैं आपके सामने कर्सर घुमा रहा हूं। इतिहास पुराणम च पंचमो वेद उच्यते। उन्होंने पहले क्या लिखा, ऋग्वेद लिखा, यजुर्वेद लिखा, सामवेद लिखा, अथर्ववेद लिखा, वेद चतवार उद्धृत, उद्धृत माने लिखे, उन्होंने बोले लिखे। उसके बाद इतिहास लिखे, पुराण लिखे। च ओके, 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 यस। आली, अच्छा, ठीक है, अभी अभी दिख रही है आपको स्लाइड, आप चैट बॉक्स में डाल दीजिए। ओके, तो अब यहाँ पर देखो ये श्लोक है, ये भागवत का 1420 है, जहां पर एक स्टेटमेंट वेद व्यास जी खुद कर रहे हैं, पंचमो वेद उच्चते। इतिहास, उन्होंने कौन सा इतिहास लिखा है, हमने इतिहास और पुराण के बारे में डिफरेंस पहले ही सेशन में देखा है, आपको क्लियर होना चाहिए व्हाट इज इतिहास एंड व्हाट इज पुराण।
इतिहास जो होता है वो एक फैमिली के बारे में है, और पुराण जो है अलग अलग जगह के हिस्ट्रीज को कलेक्ट करके बनाया जाता है। तो इतिहास में दो चीज आती है, महाभारत और रामायण। ओके, तो वो इतिहास महाभारत के बारे में क्या कह रहे हैं, महाभारतो पंचमो वेदो, पंचम वेद उच्चते। ये जो महाभारत है ये पंचम वेद है। वेद मतलब क्या, जैसे ऊपर ऋग यजुर साम अथर्व के बारे में लिखा गया ना, लेकिन ये सारे वेद जब कोई व्यक्ति पढ़ता है तो उसके लिए क्या है, उसके लिए रूल्स है, रूल्स। रूल्स आपको फॉलो करने पड़ते। क्यों भाई, क्यों फॉलो करना पड़ता? कोई भी क्यों नहीं पढ़ सकता वेद? सिंपल है। जैसे कई बार हमारे यहाँ पर ये बताते हैं, और हुई भी ये घटना। तो एक बार एक व्यक्ति बोल रहा था कि गीता में लिखा है चाय पीनी चाहिए। सब लोग आश्चर्यचकित हो गए, बोले कहाँ लिखा है गीता में चाय पीनी? बोले 15वें चैप्टर में भगवान कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो, स्टोव पर बनी चाय पीनी चाहिए। अब ये ऐसा कहीं पर भी नहीं। सर्वस्य च अहम, अहम माने मैं, सर्वस्य च, च माने सिर्फ मैं ही, हृदय सन्नी, हर एक के हृदय में मैं ही बैठता हूं। ये ऐसा उसका मतलब है, स्टोव पर बनी चाय पीना ऐसा नहीं है उसका अर्थ। तो पहले लोगों को संस्कृत नहीं समझ में आती, अब उसका क्या अर्थ निकालेंगे ये भी पता नहीं। तो इसके लिए जो क्वालिफाइड लोग हैं उनके लिए, तो आप कहेंगे अरे तो फिर क्या खाली ब्राह्मण लोग पढ़ेंगे? भाई आज के तारीख में कोई क्वालिफाइड नहीं है। जन्मना जाए ते शूद्र, कलयुग में जो भी जन्म लेगा बाय डिफॉल्ट उसका सेटिंग क्या होगा, शूद्र। जन्मना जाए ते शूद्र संस्कारात भवेद विजय, जब संस्कार होंगे तो उसका दूसरा जन्म होता है। वेद पाठात भवेद विप्र, जब वो विप्र मने वो अभी जो सीखा है उस पर प्रैक्टिकल करेगा, और जब प्रैक्टिकल करेगा तब उसको कुछ साक्षात्कार होगा, उसको कहा जाता है ब्रह्म जानती थी ब्राह्मण। ये डेफिनेशन है, शास्त्र की हर चीज डेफिनेशन पर चल। ओके, तो वेद व्यास जी ने महाभारत क्यों लिखा, कोई भी पढ़ सकता है, क्योंकि उसमें डायरेक्ट स्टोरीज है। स्टोरीज कोई भी व्यक्ति समझ जाता है जल्दी। फिलोसॉफी नहीं समझता, फिलोसॉफी समझने के लिए कुछ लगता है, कुछ शुद्धता लगती है हृदय की, कुछ इंद्रियों पर संयम लगता है, उसके पश्चात जाकर कुछ समझ आता है जब आप एक योग्य गुरु के पास जाते हैं। और ये हर किसी को पॉसिबल न होने के कारण वेद व्यास ने क्या कहा, आप वेद मत पढ़िए, लेकिन वेद के समान, वेद के जैसा ही एक ग्रंथ मैं आपको स्टोरी फॉर्म में दे रहा हूँ जिसका नाम है महाभारत, जिसलिए वो कहते हैं भारतो पंचमो वेदो, ये पंचम वेद है महाभारत। अगर किसी को और वेद व्यास महाभारत में लिखते जो कहीं नहीं मिलेगा वो महाभारत में मिल जाएगा, इसलिए 1 लाख श्लोक का महाभारत है। ठीक है, तो ये हमने हिस्ट्री का पार्ट आपको क्यों समझाया कि इंडिया का ग्लोरी क्या है, क्या था, और आज हम क्या है। तो हमको जो बाहर से स्पून फीडिंग कराया जा रहा है, मैंने आपको श्लोकों के साथ क्यों दिखाया, क्योंकि आपको ये नहीं लगे कि भाई प्रभु जी कहाँ कहाँ से उठा कर लाए, नहीं, एज इट इज मैंने जो भी स्क्रिप्चर से पढ़े हैं मैं आपके सामने श्लोकों के रूप में रख रहा हूं, ताकि आपको एक सही सही क्लैरिटी आए कि वाकई में एक समय था जहां पर इंडिया का राजा होता था, सारे लोग टैक्सेस भरने इंडिया आते थे। इसलिए हम जब युधिष्ठिर महाराज का राज्याभिषेक लेंगे तो राज्याभिषेक में पूरा सूची दिया हुआ है, तुर्कस्तान से गालीचे कौन लाया, अफ्रीका से डायमंड्स कौन लाया, ये पूरा लिस्ट है। और वो देख देख कर दुर्योधन जलता है, पूरी सूची उसमें दी गई है, कौन से राजा ने कहां से क्या क्या लाया, तो सारे रेफरेंसेस है हमारे पास। प्रॉब्लम क्या है कि हमको जिस तरीके से ये सब समझाया गया है, सिखाया गया है, हमको ये सिखाया गया है कि भारतीय लिटरेचर माने बकवास, सब मनोगल्पित है, मनोघड़त है, लेकिन ऐसे नहीं है। एक छोटी स्टोरी के साथ एंड करूंगा। अगर ये मन गढ़ंत कहानी होती तो ये तब की बात है जब महाभारत की सीरियल टीवी पर आती थी, जब हम लोग बहुत छोटे थे, मजा आता था, बहुत मजा आता था। सबको याद होगा कि क्या सुंदर थे वो दिन, 1 घंटा कैसे चले जाता था पता नहीं। तो उस समय की बात है जब मुंबई में ये सीरियल जब चलती थी दूरदर्शन पर, तो भिंडी बाजार आप जानते होंगे, मुंबई का बहुत प्रख्यात स्थान है। तो वहां पर ये इतना पॉपुलर सीरियल था कि दूसरे कम्युनिटी के लोग भी उसको देखते थे। तो ऐसा हुआ कि ये दूसरे कम्युनिटी का एक व्यक्ति था, जब द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था, अब वो रोज देख, मतलब हर हफ्ते देखता था वो सीरियल, तो उसको बहुत याद हो गया वो। और जिस समय द्रौपदी का वस्त्र हरण हो रहा था तो उसको वो पीड़ा सही नहीं गई।
आप यकीन नहीं मानेंगे, ये न्यूज़ था तब का, वो व्यक्ति उसने वहीं पर शरीर छोड़ दिया, वो वहीं पर मर गया, उसको पीड़ा ही नहीं सहन हुई कि द्रौपदी जैसी एक शुद्ध स्त्री के साथ ये कैसे हो सकता, उसने वही शरीर छोड़ दिया। तो अगर ये डेड या मनोकल्पित होता तो किसी के मन में इतने इमोशंस नहीं तैयार कर पाता। इसलिए महाभारत रामायण को लिविंग ग्रंथ कहा गया, लिविंग बुक्स है। जो भी पढ़ेगा लाइफ में 100% ट्रांसफॉर्मेशन आए, 100% आए, आना ही आना। ठीक है, थैंक यू ऑल वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। अगर किसी का कोई प्रश्न है तो हम प्रश्न ले सकते हैं।